हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 2 किसका, मैग्नेटिज्म एंड कैपेसिटर का। इससे पहले पार्ट 1 हम इसका अपलोड कर चुके हैं, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। नहीं तो वीडियो सेक्शन में शिफ्ट होकर वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं निन्मी असाइनमेंट का एक एक चैप्टर हम बारी बारी से रिवीजन बैच के थ्रू करा रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर इस बैच से और इस चैनल से जुड़ जाइए और अपने फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर पार्ट 1 में क्वेश्चन 90 यानी 19 नंबर छूट गया था, तो इसको देख लेते हैं। फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है। दोस्तों, जो फ्लक्स घनत्व होता है उसको हम बी से डिनोट करते हैं, और जो चुंबकीय बल होता है एच से डिनोट करते हैं। तो बी जो है एच से पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है, तो ए हिस्टैरिसीस को परिभाषित करता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, हिस्टैरिसीस को रिप्रेजेंट करता है। तो पार्ट 1 में हिस्टैरिसीस के बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो आप नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न दूसरा है उसमें 21, वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। दोस्तों, जो वायु संधारित्र होता है यानी एयर कैपेसिटर बोला जाता है, इसका प्रयोग किस में किया जाता है। तो पहला दिया है टीवी दिया है टीवी ट्यूनर, दूसरा है ऑसिलेटर, तीसरा लाउड स्पीकर, चौथा रेडियो रिसीवर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो एयर कैपेसिटर होता है, एयर कैपेसिटर का प्रयोग किस में करते हैं, रेडियो रिसीवर में करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो बात करें दोस्तों, जो एयर कैपेसिटर होता है और कौन कौन होता है, देखिए एक होता है माइका कैपेसिटर होता है। तो माइका कैपेसिटर क्या होता है, तो दोस्तों माइका कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं, इसका जो नमी पर प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है, तो इसका जो प्रयोग होता है उच्च वोल्टेज एप्लीकेशन में किया जाता है, माइका कैपेसिटर का प्रयोग। ठीक है, उच्च वोल्टेज एप्लीकेशन में किया जाता है। ठीक, इसके बाद एक होता है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। तो दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर केवल डीसी में प्रयोग किया जाता है। इसमें पोलरिटी होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव की पोलरिटी होती है। ठीक है, एक होता है पेपर कैपेसिटर। जो पेपर कैपेसिटर होता है इसका जो प्रयोग किया जाता है एसी और डीसी दोनों में किया जाता है, और इसको भी उच्च वोल्टेज और उच्च करंट के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, माइका पेपर कैपेसिटर को। ठीक है, और एक होता है सिरेमिक कैपेसिटर। तो सिरेमिक जो कैपेसिटर होता है दोस्तों, यह भी एसी और डीसी दोनों में प्रयोग किया जाता है, जो सिरेमिक कैपेसिटर होता है। ठीक है, तो ये सब बात आप याद रखेंगे कैपेसिटर के रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो एयर कैपेसिटर होता है, एयर कैपेसिटर का प्रयोग रेडियो रिसीवर में किया जाता है। प्रश्न 22 है, यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइटिंग संधारित्र विपरीत रूप से जोड़ दिया जाता है तो क्या होगा। ध्रुवीकृत मतलब दोस्तों दो प्रकार का कैपेसिटर होता है, एक पोलराइज्ड होता है, एक नॉन पोलराइज्ड होता है। तो पोलराइज्ड का मतलब उसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसमें पोल होते हैं, यानी पॉजिटिव और निगेटिव पोल होते हैं। और जो नॉन पोलराइज्ड होता है वह एसी कैपेसिटर होता है, उसमें कोई पोल नहीं होता है। ठीक है, तो यह पोलराइज्ड का पूछा है। पोलराइज्ड में अगर प्लस के स्थान पे माइनस हो जाता है और माइनस के स्थान पे प्लस हो जाता है तो क्या होगा। पहला दिया है नो इफेक्ट ऑन द कैपेसिटर, यानी संधारित्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा, अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट होगा। तीसरा क्या है, परिपथ में धारा कम होगी। चौथा, संधारित्र का मान बढ़ जाएगा। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक्सप्लोड ड्यू टू एक्सेसिव हीट, यानी अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट हो जाएगा, है ना। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो पोलरिटी अगर चेंज कर देंगे, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव कर देंगे, तो अत्यधिक पहले गर्म होगा, उसके बाद विस्फोट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 23 है,
पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, यानी डायामैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है। तो दोस्तों पार्ट 1 में हम तीनों जो मैग्नेटिक के जो होते हैं प्रॉपर्टीज होते हैं, ये स्ट्रक्चर 3 प्रकार का होता है। एक होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल और तीसरा डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो तीनों के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं पार्ट 1 में, तो वहाँ से आप जरूर देख लीजिएगा। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जो लकड़ी आता है आपका डाईमैग्नेटिक मटेरियल है। डायामैग्नेटिक मटेरियल का जो होता है ये चुंबक की ओर बिल्कुल नहीं अट्रैक्ट होता है, ठीक है, इसका मान 1 से कम होता है ना। तो ये सब बात याद रखेंगे। इसमें स्पेशली आपका गोल्ड क्या आता है, गोल्ड आता है, हीरा आता है, उसके बाद दूसरा इसमें सिल्वर आता है, कॉपर आता है, तो ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। और निकल जो होता है ये फेरोमैग्नेटिक का पार्ट होता है, ठीक है, और पैरामैग्नेटिक का प्लैटिनम होता है। तो ये सब बात याद रखेंगे। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न अगला है, फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है। दोस्तों फ्लक्स घनत्व, देखिए फ्लक्स घनत्व बी से डिनोट करते हैं, बी बराबर पाई बटा ए होता है, ठीक है। तो पाई का क्या होता है, वेबर होता है, और ए का मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स घनत्व का मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। देख लेते हैं वेबर पर मीटर दिया है तो नहीं दिया है, तो इसका और एक मात्रक होता है टेस्ला, ठीक है, टेस्ला होता है। तो टेस्ला रहेगा तो इसको लगा देंगे, या टेस्ला न देकर वेबर पर मीटर स्क्वायर देगा तो इसको भी टिक लगा देंगे। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर नहीं दिया है तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लक्स घनत्व की एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न अगला है, पदार्थ का बीएच कर्व हिस्टैरिसीस लूप के आकार क्या दर्शाता है। तो दोस्तों जो बीएच कर्व होता है इस तरह जो बनता है, इसका जो आकार होता है वह क्या दर्शाता है। पहला पदार्थ का रिलक्टेंस, दूसरा पदार्थ की क्षेत्र तीव्रता, तीसरा है पदार्थ की चुंबकीय विशेषता, चौथा चुंबकीय सामग्री की शक्ति। तो दोस्तों राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, मेनली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। जो पदार्थ का चुंबकीय विशेषता या गुण होता है वह डिनोट करता है, ठीक है, जो बीएच कर्व होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए भंवर धारा क्या होता है, यानी भंवर धारा को ईडी करंट बोलते हैं। तो डब्ल्यू ई बराबर के ई बी मैक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर भी होता है, ठीक है। ये भंवर धारा या ईडी करंट का फार्मूला होता है। तो इसमें जो डब्ल्यू ई होता है सीधे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एफ स्क्वायर के, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के सीधे समानुपाती होता है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जो आपका ईडी करंट होता है वह फ्रीक्वेंसी के सीधे समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न अगला है 27 नंबर, परमिएबिलिटी के परिवर्तन होने का क्या कारण है। पहला दिया है लंबाई, दूसरा फ्लक्स डेंसिटी, तीसरा फील्ड इंटेंसिटी, चौथा है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो दोस्तों जो परमिएबिलिटी होती है, परमिएबिलिटी के परिवर्तन होने का जो कारण होता है मेनली वह क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो फ्लक्स डेंसिटी होता है मेनली वह परमिएबिलिटी के परिवर्तन होने का कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 28 है, किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है प्लास्टिक फिल्म टाइप, दूसरा सेरेमिक डेस्क टाइप, तीसरा है इलेक्ट्रोलाइट एल्युमिनियम टाइप, चौथा है आपका इलेक्ट्रोलाइट टेंटेलम टाइप, ठीक है। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो इलेक्ट्रोलाइट टेंटेलम प्रकार का होता है उसका जो प्रयोग होता है वह अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 29 है,
इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र का प्रभाव क्या होता है अगर खुला परिपथ दोष होता है। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रोलाइट होता है जानते हैं डीसी में प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रभाव क्या होता है अगर खुला परिपथ दोष होता है। पहला है इट विल नॉट फंक्शन, दूसरा इट विल बर्न एट वंस, यह एक बार में फट जाएगा, तीसरा यह लीक हो जाएगा, चौथा यह सामान्य रूप से कार्य करेगा। तो दोस्तों राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यह कार्य ही नहीं करेगा। अगर खुला परिपथ दोष होता है तो यह कार्य ही नहीं करेगा, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यह कार्य नहीं करेगा। प्रश्न 30 है, यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता के मान क्या हो, धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए जो सी होता है कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन और ए बाई डी होता है। तो प्लेटों की दूरी कम हो जाती है, तो प्लेटों की दूरी कम कर देंगे तो धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इस फार्मूले से, ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है और इस पर ये सब भी प्रश्न पूछ लेते हैं, तो इस फार्मूले को जरूर आप याद कर लीजिएगा। सी बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी होता है। तो प्लेट की दूरी कम हो जाती है, इसको अगर डी को कम कर देंगे तो सी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कैपेसिटेंस का मान बढ़ जाएगा। सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी हो रहा है, तो डी घटेगा तो सी बढ़ जाएगा। तो देख लेते हैं, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, प्लेट की दूरी को अगर कम कर देंगे तो आपका सी जो है, देखिए डी को अगर कम कर देंगे सी हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 31 है, चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है। तो दोस्तों यह चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है। पहला दिशी विशेषता, दूसरा है प्रेरण विशेषता, तीसरा है संतृप्त विशेषता, चौथा है ध्रुव मौजूद विशेषता। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यह डायरेक्टिव प्रॉपर्टी दिखाया गया है, यानी दिशी विशेषता दिखाया गया है। ठीक है, चुंबक का यह क्या दिखाया गया है, चुंबक का यह दिशी विशेषता दिखाया गया है। दोस्तों चुंबक हम जानते हैं, चुंबक को जब भी छोड़ा जाता है तो हमेशा नॉर्थ और साउथ में यह डिस्ट्रैक्ट होकर क्या रुकता है। ठीक है, हमेशा नॉर्थ और साउथ में होता है। चुंबक में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है। चुंबक का दोस्तों अगर कितना हो पार्ट में भाग में तोड़ दें लेकिन उसमें दो पोल जरूर विद्यमान रहता है। ठीक है, तो चुंबक में अगर एन पोल रहेगा तो एक दूसरे को वह रिपेल यानी प्रतिकर्षित करता है। अगर चुंबक में एक एन पोल है एक एस पोल है तो एक दूसरे को आकर्षित करता है। ठीक है, चुंबक की बात करें तो चुंबक क्या होता है, एक कृत्रिम चुंबक होता है, एक जो है प्राकृतिक चुंबक होता है। तो दोस्तों प्राकृतिक चुंबक जो होता है वह पहाड़ क्षेत्र में पाया जाता है, जो आर्टिफिशियल नहीं होता है, जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जिसमें विद्युतीय गुण कम मात्रा में होते हैं। लेकिन जो कृत्रिम चुंबक होता है वह आर्टिफिशियल चुंबक होता है। इसमें आयरन के पीस पे हम क्या करते हैं, लोहा को लपेट कर बनाते हैं। इसका जो होता है पावर होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार चुंबक का होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न अगला है 32 नंबर, अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। विच इज पैरामेट्रिक सब्सटेंस, एयर है, स्टील है, ग्लास है, वाटर है। तो दोस्तों जो अनुचुंबकीय पदार्थ है वह पैराजोमैग्नेटिक मटेरियल है, कौन सा है, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल आपका इसमें इस प्रश्न के हिसाब से एयर में आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो एयर है, हवा है, आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आ जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 33 है, चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इंडक्शन मेथड का, सिंगल टच मेथड का, डबल टच मेथड का, डिवाइडेड टच मेथड का। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, जो इंडक्शन मेथड होता है, प्रेरण विधि होती है, इसके द्वारा
वाणिज्यिक रूप से अस्थायी यानी परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 34 है, यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण का प्रभाव क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, बिकम जीरो होगा, रिमेन सेम होगा। तो दोस्तों जो लपेट होता है उसका जो संख्या अगर बढ़ाएंगे, ठीक है, जैसे आयरन का पीस है उस पर जितना हम लपेट नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएंगे उतना प्रेरण का प्रभाव जो है बढ़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बढ़ेगा, है ना। प्रश्न अगला है, इस संधारित्र में परावैद्युत कुचालक का कार्य क्या है? दोस्तों यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो संधारित्र होता है, कैपेसिटर होता है, उसके बीच में जो परावैद्युत माध्यम भरा जाता है उसका वर्क पूछा गया है। पहला है संधारित्र की ताकत बढ़ाना, दूसरा प्लेट के बीच किसी भी धारा का प्रवाह को रोकना, तीसरा है प्लेट के बीच लघु पतन से बचाना, चौथा है संधारित्र में आवेश को लंबे समय तक रखने में मदद करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लेट के बीच किसी भी धारा का प्रवाह को रोकना, यानी प्रिवेंट एनी करंट फ्लो बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो प्लेट के मध्य धारा न जाए, किसी भी धारा को रोकने के लिए प्रवाह को रोकना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 36 है, संधारित्र में धारिता का मान किस प्रकार के द्वारा निर्धारित हो रहा है? यानी विच फैक्टर इज डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन कैपेसिटर। संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित हो रहा है? पहला एरिया ऑफ प्लेट्स, दूसरा शेप ऑफ द प्लेट्स, तीसरा मटेरियल ऑफ द प्लेट्स, चौथा थिकनेस ऑफ द प्लेट्स। दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, एरिया ऑफ प्लेट्स। जो कैपेसिटेंस होता है सी बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन और ए बाई डी, तो एरिया ऑफ प्लेट जो सी समानुपाती ए है ना, तो एरिया ऑफ प्लेट पर क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, निर्धारित हो रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न 37 है, आरएफ गुणक यानी आरएफ फैक्टर कपलिंग युग्मन सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों आरएफ कपलिंग में मेनली किसका प्रयोग किया जाता है? तो मेनली मोनोलिथिक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोनोलिथिक का प्रयोग जो है आरएफ कपलिंग सर्किट में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। टोटल 37 प्रश्न थे आपका किसमें? मैग्नेटिज्म एंड कैपेसिटेंस में। तो आई होप यह वीडियो और पार्ट 1 भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक बार लाइक करिए, अगर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और आने वाले समय में दोस्तों एक एक करके सभी जो भी निम्न असाइनमेंट का क्वेश्चन है सभी का हम सॉल्यूशन करा देंगे। तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए और अपने सारे फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।